हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भौतिक भू आकृतिक प्रदेश यानी कि प्रदेश विशेष जिसकी एक निश्चित निर्माण क्रम भौतिक प्रदेश कहलाता है। यानी कि प्रदेश जिसकी एक निश्चित निर्माण क्रम भौतिक प्रदेश कहलाता है। उच्चावच पृथ्वी, धरातल, भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू संरचनाएं। उच्चावच को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि पृथ्वी तल, धरातल, भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू संरचनाएं उच्चावच कहलाती हैं। उच्चावच को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि समुद्र से ऊपर मैदान, मैदान से ऊपर पठार, पठार से ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पर्वत। यानी कि समुद्र, मैदान, पठार, पहाड़, पर्वत। ये समझते हैं। जलीय भाग को पेंथालासा कहते हैं और स्थलीय पिंड को पेंजिया कहते हैं। यानी जलीय भाग को पेंथालासा कहते हैं और स्थलीय पिंड को पेंजिया कहते हैं। कार्बोनिफेरस पेंजिया का विस्थापन, यानी कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विभाजन किया गया है। पेंजिया का उत्तरी यानी कि पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जैसे उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जो कि अंगारा लैंड का उदाहरण है। और पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और अल्फ्रेड वेगनर द्वारा संपूर्ण पृथ्वी तल को 2 भागों में बांटा गया। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा संपूर्ण पृथ्वी तल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। स्थलीय भाग, इसे पेंजिया की संज्ञा दी गई। स्थलीय भाग को पेंजिया की संज्ञा दी गई है। जलीय भाग को पेंथालासा की संज्ञा दी गई है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन तथा विस्थापन होता है, अर्थात पेंजिया 2 भागों में बंट जाता है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन तथा विस्थापन होता है, अर्थात पेंजिया 2 भागों में बंट जाता है। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया इत्यादि। पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य छिछले सागर को टेथिस सागर की संज्ञा दी गई। यानी अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य के भाग को छिछला सागर यानी कि टेथिस सागर की संज्ञा दी गई है। विश्व के खारे पानी की झीलें, सभी मरु, सभी महासागर टेथिस के अवशेष हैं। यानी कि विश्व के सभी खारे पानी की झीलें, सभी मरु यानी कि मरुस्थल, सभी महासागर टेथिस सागर के अवशेष हैं। टेथिस सागर के अवशेष हैं। उत्तर का विशाल मैदान जो कि 3200 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई है। यह उत्तर का विशाल मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। यानी कि उत्तर का विशाल मैदान किसका अवशेष है? तो टेथिस सागर का। उत्तर का विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी निर्मित प्रदेश हैं। उच्चावच के आधार पर और उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उच्चावच के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, खादर, भांगर। सबसे पहले पढ़ते हैं भाबर नदियों भूमिगत हो जाती है, उसे भाबर कहते हैं। और तराई किसे कहते हैं? भूमिगत नदियां पुनः धरातल पर आ जाती हैं, उसे तराई कहते हैं। और खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान अर्थात प्रदेश विशेष जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। यानी कि खादर प्रदेश कौन सा है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान अर्थात प्रदेश विशेष जहाँ पर नदियाँ के बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। और बांगर प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। नदी निर्मित प्रदेशों के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। नदी निर्मित प्रदेश के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ आती है, मध्य भाग में गंगा व उसकी सहायक नदियाँ आती है और पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र
उत्तर मध्य पूर्वी। भारत के प्रमुख दोआब, यानी कि भारत के प्रमुख दोआब कौन कौन से हैं? सिंधु सागर दोआब किन किन नदियों के बीच में है? तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब है। सिंधु झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब, और चिनाब रावी के बीच में रचना दोआब, चिनाब रावी के बीच में रचना दोआब, और व्यास सतलज के बीच में बारी दोआब, व्यास सतलज के बीच में बारी दोआब। तटीय मैदान, अब पढ़ते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान कच्छ, दमन, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और कन्याकुमारी। इसमें याद रखना सौराष्ट्र ऊपर में है, सौराष्ट्र, कठियावाड़, कोंकण तट, केनरा, कन्नड़ और मालाबार। लिस्ट में आते कन्याकुमारी। इधर वापस कोरोमंडल, कृष्णा नदी का डेल्टा और उत्तरी सरकार तट। अब पढ़ते हैं तटीय मैदान अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के सारे दो विस्तृत तटीय क्षेत्र हैं। तटीय मैदान अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के सारे दो विस्तृत तटीय क्षेत्र हैं। कन्याकुमारी भारत के 3 सागरों का संगम स्थल है, यानी कि कन्याकुमारी भारत के 3 सागरों का संगम स्थल है। तटीय मैदान कच्छ से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक है। तटीय मैदान कच्छ से लेकर, यानी कि तटीय मैदान कच्छ से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक है। तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय मैदान की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। तटीय मैदान नदी निक्षेपों के जमाव से निर्मित प्रदेश है। तटीय मैदान नदी निक्षेपों के जमाव से निर्मित प्रदेश है। तटीय मैदान को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान प्रसार विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक औसत चौड़ाई 6400 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक है, जिसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इस प्रदेश की नदियाँ एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान प्रदेश की नदियाँ एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, शरावती, पेरियार, मांडवी और जुआरी हैं। यह प्रदेश वाणिज्यिक फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पश्चिमी प्रदेश वाणिज्यिक फसल के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रमुख फसलें काजू, बादाम, नारियल तथा मसाले, आम, कौवा, इलायची इत्यादि। यानी कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो काजू, बादाम, नारियल तथा मसाले, आम, कौवा, इलायची इत्यादि। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है कन्याकुमारी से गंगा नदी के डेल्टा तक। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है कन्याकुमारी से गंगा नदी के डेल्टा तक। औसतन चौड़ाई है 80 किलोमीटर, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान की औसतन चौड़ाई है 80 किलोमीटर। इस प्रदेश की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रमुख नदी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी कि इस प्रदेश की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रमुख नदियां गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सुंदरवन डेल्टा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित, यानी सुंदरवन डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। विस्तार भारत, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश सर्वाधिक, यानी कि इसका सर्वाधिक भारत में पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश सर्वाधिक है। भारत में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में सर्वाधिक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सुंदरवन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में है, यानी कि जूट उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में है। भारत में पश्चिमी बंगाल में है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। जूट को सोनो, कोरो, रेशा, स्वर्ण रेखा कहते हैं। जूट को सोनो, कारा, रेशा व स्वर्ण रेखा कहा जाता है। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है, यानी कि स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से संबंधित है। कावेरी नदी का डेल्टाई प्रदेश दक्षिणी भारत का खाद्यान्न का भंडार कहते हैं। कावेरी नदी का डेल्टाई प्रदेश दक्षिणी भारत का खाद्यान्न का भंडार कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में बांटते हैं। सौराष्ट्र तट है। विस्तार इसका कच्छ से दमन तक। सौराष्ट्र कच्छ से दमन पेट्रोलियम व लवणीय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सौराष्ट्र का तट कच्छ से दमन तक पेट्रोलियम व लवणीय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोंकण तट दमन से गोवा तक। कोंकण तट दमन से गोवा तक। कन्नड़ तट केनेरा तट गोवा से मंगलोर तक।
यह क्षेत्र काजू व आम के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट विस्तार मंगलौर से कन्याकुमारी। ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम अरब सागर निकोबार द्वीप समूह मालाबार तट केरल राज्य के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। मानसूनी पूर्व वर्षा के नाम, यानी कि मानसूनी पूर्व वर्षा के नाम राजस्थान में इसे दोगड़ा कहते हैं। राजस्थान में इसे दोगड़ा कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में इसे नार्वेस्टर कहते हैं। आसाम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। और मालाबार तट में इसे फूलों की वर्षा कहते हैं। मालाबार तट में फूलों की वर्षा कहते हैं। केरल प्लस कर्नाटक में आम्र वर्षा कहते हैं। केरल प्लस कर्नाटक में आम्र वर्षा कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में पश्च जल क्षेत्र लेगुन कयाल झीलें देखने को मिलती हैं। यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में पश्च जल क्षेत्र लेगुन कयाल झीलें देखने को मिलती हैं। झीलें खारे पानी की। पश्च जल स्रोत चिल्का, अंतःस्थलीय क्षेत्र सांबर। पश्च जल स्रोत चिल्का और अंतःस्थलीय क्षेत्र सांबर है। मालाबार तट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख लेगुन झीलें बेम्बनाद व अष्टमुखी झील जो कि केरल में है। मालाबार तट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख लेगुन झीलें बेम्बनाद व अष्टमुखी झीलें जो भारत के केरल में है। पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान विस्तार कन्याकुमारी से गंगा तक। पूर्वी तटीय मैदान को पुनः दो भागों में बांटते हैं। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है, तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक। ग्रीष्मकालीन मानसून कोरोमंडल तट पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं करता है। यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसून कोरोमंडल तट पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं करता है। लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा करता है। मानसून लौटने का समय अक्टूबर-नवंबर है। लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक वर्षा करता है। मानसून लौटने का समय अक्टूबर-नवंबर है। उत्तरी सरकार तट कृष्णा नदी से गंगा तक। उत्तरी सरकार कृष्णा से गंगा नदी तक। इसको 3 भागों में बांटते हैं। कालीनाडा तट सीमांध्र प्रदेश, कालीनाडा सीमांध्र प्रदेश। उत्कल बेंगा कलिंग तट ओडिशा में है। उत्कल ओडिशा में। बंगाल तट पश्चिमी बंगाल में। बंगाल तट पश्चिमी बंगाल में। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु। इसमें पश्चिम बंगाल ओडिशा सीमांत प्रदेश और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। प्रायद्वीपीय प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन खंड कहते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन खंड कहते हैं। आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप भारत का त्रिभुजाकार क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 50% है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर, औसत 600 से 900 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय प्रदेश की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जल से ले आती हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर से जल ले आती हैं। अपवाद स्वरूप नर्मदा व ताप्ती अरब सागर की ओर ले जाती हैं। नर्मदा व ताप्ती नदी अपना जल अरब सागर में गिराती हैं व एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अरावली का प्रवर्ती प्रदेश राजस्थान जोग्राफी में बता दिया है। मालवा का पठार विस्तार राजस्थान प्लस एमपी में। मालवा का पठार का विस्तार राजस्थान और एमपी में। राजस्थान में प्रतापगढ़ में RJ-17 में है। आकार त्रिभुजाकार है। चंबल नदी मालवा के पठार में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती हैं। चंबल नदी मालवा के पठार में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती हैं। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती हैं। मालवा के ऊपरी भाग को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार विस्तार बेतवा व पार्वती नदियों का बेसिन यूपी प्लस एमपी में। बुंदेलखंड का पठार अर्ध शुष्क है। बुंदेलखंड का पठार अर्ध शुष्क है। बुंदेलखंड का पठार एमपी प्लस सीजे में है। 30 याद रखना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी विस्तार यूपी एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़।
यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पन्ना, एमपी हीरे के लिए प्रसिद्ध स्थल विंध्याचल श्रेणी का भाग है। ये विंध्याचल श्रेणी का भाग है। छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग और रांची दो भाग में बटा। उत्तरी में हजारी, नीचे दक्षिण में रांची का पठार, दामोदर नदी इनको दो भागों में बांटती हैं। कोडकरम खान विश्व की प्रसिद्ध हैं। विस्तार झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल में है। यानी कि छोटा नागपुर का पठार का विस्तार झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल में। भारत का रुद्र प्रदेश छोटा नागपुर का पठार, भारत का रुर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार, भारत की रुर नदी दामोदर प्लस बंगाल का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी बेसिन में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। दामोदर नदी के बेसिन में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। मेघालय का पठार, शिलांग का आसपास का क्षेत्र मेघालय का पठार है। मालदा भ्रंश छोटा नागपुर को मेघालय के पठार से अलग करती हैं। मालदा भ्रंश छोटा नागपुर की और को मेघालय के पठार से अलग करते हैं। विश्व भारत सर्वाधिक वर्षा स्थान मेघालय। सतपुड़ा पर्वत विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ चोटी, महाराष्ट्र। ऊंचाई 14-12 मीटर है। 14-12 मीटर हैं। पंचवटी सतपुड़ा की रानी, पंचवटी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पंचवटी जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। पंचवटी सतपुड़ा की रानी पंचवटी जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं। अमरकंटक पहाड़ी मेघालय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए नर्मदा नहर निकाली। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए नर्मदा नहर निकाली है। नर्मदा नहर एकमात्र परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति अनिवार्य है। यानी कि नर्मदा नहर एकमात्र परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति अनिवार्य है। नर्मदा घाटी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। नर्मदा घाटी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा व ताप्ती के मध्य स्थित पर्वत सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा व ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत विश्व की नवीन पर्वत श्रेणी में शामिल है। सतपुड़ा पर्वत विश्व की नवीन पर्वत श्रेणी में शामिल है। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट हिमालय के पश्चात भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट हिमालय के पश्चात भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर, पश्चिमी घाट की 1600 किलोमीटर, औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। यानी कि हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर, पश्चिमी घाट की 1600, औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट का उपनाम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट का उपनाम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को पुनः 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी सह्याद्री विस्तार ताप्ती से 16N के मध्य, यानी कि 16N के मध्य उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। कलसुबाई महाराष्ट्र 1646 मीटर। कलसुबाई चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कलसुबाई से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है।